गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू बच्चों, कैसे हो आप लोग। आइए आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ऑलरेडी चल रहा है। एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन थर्ड आज बस सॉल्व करेंगे। पार्ट थर्ड होगा और लेक्चर 8 होगा। बेटा एक मिस्टेक हो गई थी, लेक्चर 9 मैंने अपलोड किया था, उसमें ऊपर थंबनेल पे भी मैंने 9 लिखा है, सब चीज़ 9 है। बोर्ड पे गलती से जहाँ यहाँ पे 8 लिख दिया मैंने, 9th में मैंने 8 लिख दिया है, लेकिन वो लेक्चर 9th है। क्वेश्चन 4 वो सॉल्यूशन है, ठीक है। आओ क्वेश्चन थर्ड को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा ये है, इक्वेशन 2 है। क्यों इक्वेशन है? पेयर पढ़ रहे हैं, ठीक है बेटा, पेयर पढ़ रहे हैं। आओ ये क्या इक्वेशन इसी पे सॉल्व कर दें? बेटा नहीं, रेशियो को कंपैरिजन करना है तो अलजेब्रिक इक्वेशन जो स्टैंडर्ड होता है उसको लिख करके और इस इक्वेशन को उसके फॉर्म में करके ही कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर करने के लिए बेटा क्या बेस 1 होना चाहिए। मैं कहूँ कि आप लोग 10th में हो, 9th वालों से मैं कंपेयर करूँ किसी भी स्टूडेंट को, अच्छी बात नहीं है। 10th के ही 2 स्टूडेंट से कंपेयर करेंगे, मतलब बेस मस्ट बी सेम। क्या ये जो लीनियर इक्वेशन का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो उस पैटर्न पे है? नहीं है। तो सर जी आप ही बताओ वो पैटर्न क्या होता है। मैंने कहा कि लो भाई पैटर्न क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये आता ना। ये 1 मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये 2 मैंने क्यों लिखा? सेकेंड के लिए। बाकी एक ही है, 1 लिखा कि फर्स्ट से कंपेयर करना है, और यहाँ 2 करके बनाया सेकेंड से। ये क्या है बेटा? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन स्टैंडर्ड है, किसका? लीनियर इक्वेशन का, ठीक है बेटा। क्या जो इक्वेशन ये मैंने लिखा है स्टैंडर्ड, क्या उसी पैटर्न पे ये है? नहीं है, आपको इसी पैटर्न पे लाना पड़ेगा। क्यों नहीं है? ये टर्म तो मैंने मान लिया, ये टर्म मैंने मान लिया, ये टर्म बेटा मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? और क्या गलती हो जाएगी समझो। ये टर्म इसलिए नहीं मानूंगा कि C1 कितना है, यहाँ तो आप 5 ले लोगे, +5 नहीं है। देखो क्या गलती हो जाती अगर मैं इस पर ना लिखता। ये टर्म क्या है बेटा एक्चुअली में, देखो ध्यान से, तो क्या मैं, चलो यही नीचे लिख देता हूँ। ये टर्म ऐसे है, ये टर्म ऐसे होना चाहिए, क्या 3x प्लस 2y, ये +5 है, इधर लाओगे -5 इक्वल टू 0। देखो अब इस स्टेप में हो गया ना 0, अभी इक्वेशन बन गया ना, 0 स्टेप में हो गया, आ गया। अब बताओ कोफिशिएंट C1 गलती से हम 5 ले लेते हैं। अब C1 का कोफिशिएंट क्या है? पैरेलल जब कंपैरिजन करेंगे तो -5, गलती हो जाती है ना, हो जाती। सेकेंड को भी इसी बिल्कुल स्टैंडर्ड पे यू हैव टू स्टैंडर्डाइज ऑन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हैव टू, ठीक है। चलिए तो 2x - 3y और 7 प्लस इधर आएगा -7। नाउ दिस विल बी द कंपैरिजनेबल। अब ये कंपैरिजन कर सकते हो, अब कंपैरिजन कर सकते हो कैसे? आइए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं स्लो पढ़ाऊंगा कंसेप्ट को, फिर सेकंड थर्ड पार्ट थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा। अब मुझे परमिशन दो, ठीक है। चलिए ये बहुत बार हो चुका है। x है बेटा, वेरिएबल इसमें क्या है? x है। और बेटा बता दो अभी इक्वेशन हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, इक्वेशन हो गया। इससे पहले क्या था? 0 हटा लो, एक्सप्रेशन हो जाएगा। ये बार बताता हूँ मैं। x के कंपैरिजन कंपैरिजन कैसे करेंगे? रेशियो का, x का कोफिशिएंट a1, यहाँ x का कितना है बेटा? a1 की जगह पे क्या है? 3, तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3। ऐसे ही b1, y का कोफिशिएंट b1 है, कोफिशिएंट तो b1 है, और इसमें जिससे कंपैरिजन करना है, ये b1 की जगह पे 2 है। क्या 2 है? +2 है, +2 है। साइन सहित आपको कंसीडर करना है, तो +2 मैं लिखूँ चाहे ना लिखूँ, लिख दिया मैंने 2। C2 C1 है ना, C1। अब देखो इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो ये 1 का मल्टीपल होगा, 1 × C1, ये हो गया कोफिशिएंट। तो इसके कोफिशिएंट की जगह पे यहाँ पे क्या है बेटा? -5। क्या है इसकी जगह पे? -5। इसको देख के कंपैरिजन करते तो ये क्या करते हैं, यहाँ पे 5 लिख देते, ये गलती हो जाएगी। तो इसको इस पे पैटर्न पे सेट करना है। आइए सिमिलरली a2 इक्वल टू बेटा x का a2 है कोफिशिएंट, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, तो a2 और 2 इक्वल हो गया, यानी a2 इक्वल टू 2। और b2 कितना हुआ बेटा? इसका कोफिशिएंट b2 है, और इसका कोफिशिएंट कितना है? 3 में बोलूँ नहीं, -3 आपको साइन सहित, चिन्ह सहित आपको कंसिडर करना है। तो y का कोफिशिएंट b2, यहाँ y का कोफिशिएंट कितना है? -3।
तो दोनों को कंपेयर मतलब इक्वल कर दें तो B2 इक्वल टू -3 आएगा ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा -3। ऐसे ही C2 इक्वल टू क्या आएगा बेटा, यहाँ पे -7। अगर इसको लेते तो C2 को 7 मान लेते, गलती हो जाती, -7। चलिए कंपेयर करिए। नाउ कंपेयर, यहाँ पे एक लाइन लिखना था, मैं लिख दूँ, छूट गया है, चाहिए लिख दूँ। नाउ कंपेयर, कंपेयर द रेशियो। अब कंपेयर हमने इससे पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किया था यहाँ मैंने लिख दिया था कि कंपेयर द रेशियो, कोई बात नहीं है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। चलिए तो A1/A2 कितना हो जाएगा बेटा, A1/A2, A1 3 है और A2 2 है, A2 इसी के सामने लिखा हूँ मैंने, B1/B2 एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक, 2 डिवाइडेड -3। एक मानस की कहानी समझो बेटा, कुछ लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2/-3 है तो अब ये नीचे ही रहेगा, नहीं, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहो तो -2/3 लिख दो, कोई गलती नहीं है, ठीक है, कोई गलती नहीं है। हमारा काम कन्फ्यूजन दूर करना है। टर्निंग पॉइंट में नो कन्फ्यूजन। इफ आई डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन देन हाउ कैन यू, आप कैसे कंफ्यूज हो सकते हो, ये हो ही नहीं सकता। बस टर्निंग पॉइंट से कनेक्ट हुए रहिए बेटा, ठीक है। चलिए ऐसे ही कंपेरिजन करें C1/C2, C1 कितना -5, C2 कितना -7, ठीक है। आइए कुछ और सिंप्लीफाई करने का चांस है, नहीं चांस है, यहाँ चांस बनता है, माइनस माइनस कैंसिल कर दो, ऊपर माइनस नीचे ये माइनस हट जाएगा 7, ठीक है। अब नाउ लुक एट द रिजल्ट। अब बेटा रिजल्ट पर देखो, ये आया 3/2, ये -2/3 और ये क्या आया, ये आया, ठीक है। क्या A1/A2 इक्वल है इसके, नहीं है। और क्या ये इसके इक्वल है, नहीं है। ये क्या हो गया भाई, क्या A1/A2 इसके इक्वल है और B1/B2 के इक्वल है या C1/C2 के इक्वल है? कहीं ऐसा कोई चांस दिख रहा है कि कोई इक्वल है? फिर से समझो, ठीक है बेटा। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है, जरा सोच के, हमें तीनों को एक साथ इक्वल या नॉट इक्वल की जरूरत ही नहीं है। इफ यू स्टार्ट, मैंने कहा ये दिख रहा है बेटा, ये दिख रहा है आप लोगों को, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, काम हो गया। डोंट गो फॉर C1/C2। क्यों जाओगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इसमें एक ही सॉल्यूशन मिलना है, चाहे सिंगल, चाहे इंटरसेक्ट करेगी, चाहे ऐसे होगा और चाहे पैरेलल निकल जाएगी। ये तीन सिचुएशन है ना। तो अगर ये A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हुआ तो देखो बेटा इसका इलाज यहाँ पे क्या है, ये किस कैटेगरी में है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अगर ग्राफिकली अगर बात करें तो बोलेंगे कि इंटरसेक्ट लाइन करेगी, अगर एल्जेब्रिकली इसका इंटरप्रिटेशन करें, व्याख्या करें, तो उसी को क्या बोलेंगे कि वन सॉल्यूशन है। क्यों, एग्जैक्टली कट एट द सिंगल पॉइंट। वन सॉल्यूशन को यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। हमें क्या करना है, हमसे पूछा है कि कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। देखो बोतल वही है, बोतल के अंदर वाली चीज वही है, बोतल बदल दी गई है। क्या मैंने कहा कि अगर इसको मैं कहूँ इंटरसेक्ट कर दिया तो गलती, कोई गलती नहीं। मैं इसको कहूँ एल्जेब्रिकली सेंस में कि ये वन सॉल्यूशन है, कोई गलती नहीं। यूनिक सॉल्यूशन है, कोई गलती नहीं, क्योंकि ऐसे रेशियो के कंपैरिजन में यही सॉल्यूशन आते हैं। ये तो बात हो गई। अब देखो बेटा, तो सॉल्यूशन तो आया ना, कोइंसिडेंट कर जाता, यानी कि सारे रेशियो इक्वल हो जाती, तो ऐसे बनता ना। अगर मैं ग्राफ पे बनाऊं तो इसका कैसे आएगा, ये लाइन है, ये फर्स्ट इक्वेशन का ये लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन, सेकंड का ये लाइन है, तो यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे कट करेगी। तो ये ज्योमेट्रिकली हुआ, क्या ज्योमेट्रिकली हुआ, ये ग्राफिकली हुआ। ग्राफिकली क्या बोलेंगे, सिंगल सॉल्यूशन। इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट तो यूनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन इसी को जब मैं एल्जेब्रिकली सॉल्व किया, रेशियो मिलाया, तो कह देंगे, क्या कह देंगे कि एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। चलो तो ये तो कट की। अगर मान लो ये सारे इक्वल हो जाता तो क्या आता बेटा, सारे इक्वल। एक लाइन पे इसका मैंने ग्राफ बनाया स्ट्रेट लाइन, तो ऐसे आया, और इसी पे ये इसी के ऊपर दूसरा वाला भी ऐसे मैं उल्टा एरो कर दूं, तो मतलब समझो ये कोइंसिडेंट हो गया। तो ये तो ग्राफ से पता चला ना, हम तो रेशियो एनालिसिस करके पता कर रहे हैं ना। तो इसमें कैसे पता होगा, ऐसे सिचुएशन में ये सारे इक्वल हो जाएंगे, ये सारे रेशियो इक्वल हो जाएंगे। तो समझ लेंगे कि जब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा, फिर से समझिए कि अगर हम रेशियो से समझ जाएंगे कि ये लाइन कट नहीं की, तो ग्राफ भी जब बनाएंगे तो ऐसे ही ग्राफ आएगा।
ये नहीं कट के दोनों इक्वल नहीं हुए तो इंटरसेक्ट एक जगह पे करेगा ग्राफ से, तो सेम सॉल्यूशन हो गया। अगर ये पैरेलल सारे के सारे इक्वल हो गए, अगर ग्राफ से बनाएंगे तो ऐसे भी कोइंसिडेंट ही ऐसे ही ग्राफ आएगा। तो जो रेशियो से सॉल्यूशन आता है वही इससे भी आता है। फर्क है, एक विजुअल है, प्रेजेंटेशन है, ग्राफिकली है, और दूसरा इंटरप्रिटेशन है। बात समझ में आई? समझ में आ गई। चलिए, तो बेटा इसको क्या बोलेंगे, ये क्या की, तो डोंट गो फॉर द C1 अपॉन C2, क्योंकि आपको यही भी पता चल गया ये इंटरसेक्ट है। अब समझो, क्वेश्चन में इंटरसेक्ट की बात नहीं किया है, क्वेश्चन में यूनिक ओनिक सॉल्यूशन की बात नहीं किया है, क्वेश्चन में ये भी बात नहीं किया है कि पैरेलल क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है। क्वेश्चन में पूछा है हमें बताओ भाई कि ये कंसिस्टेंट होगा सॉल्यूशन या इनकंसिस्टेंट होगा। तो कंसिस्टेंट कौन सी वाला है बेटा? बेटा बिल्कुल ध्यान से समझो, रटना नहीं है। जिनके सॉल्यूशन हो जाए, जिन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन हो जाए, जिन दोनों लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाए, चाहे इंटरसेक्ट करे एक पॉइंट पे तो एक सॉल्यूशन, चाहे ये इसी पे ओवरलैप कर जाए तो जितने जगह टच की मेनी जगह टच की मेनी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन वर्ड तो है ना, सॉल्यूशन तो है ना, तो अगर सॉल्यूशन वर्ड है तो उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। हमने दोनों को क्यों घेर के लिखा? क्योंकि देखो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, कोइंसिडेंट में सॉल्यूशन तो है ना, इनफाइनाइट है तो है सॉल्यूशन, और यहाँ पे सिंगल सॉल्यूशन है, एक जगह कट की तो सिंगल सॉल्यूशन, ओवरलैप कर गई तो मेनी सॉल्यूशन, जितने जगह टच की उतने सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है तो जब सॉल्यूशन जिसके हैं, जिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन होते हैं उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं, और जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है उनको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। बात समझ आ गई? रटना नहीं है, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत, चले एक मिनट। तो ये बात आ गई, तो ऐसे में हमने आपको दिखाया, तो आंसर क्या लिखेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ये आपका आंसर हो गया। एक लाइन लिख देना है बेटा प्यार से, आप लिख लो कि क्या लिखेंगे कि both the ratio A1 upon A2 and B1 upon B2 is not equal, therefore it is the solution of consistent, या it is a consistent solution, या this linear equation give the consistent solution। एक लाइन आप लिख दीजिए, कंप्लीट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, सेकेंड पार्ट पे देखो, ये कौन सा पार्ट है? सेकेंड पार्ट, थर्ड का। मैंने एक आपसे कमिटमेंट कराया था कि फर्स्ट पार्ट में स्लो चलूंगा और बाकी फास्ट। आइए बता चुका कंसेप्ट। क्या ये कंपैरिजन करने लायक है? नहीं है, बेस सेम नहीं है, तो इसको मैं क्या बनाऊंगा? 2x माइनस 3y माइनस 8, ये प्लस इधर माइनस हो गया 0। बेटा ऐसे बनाएंगे। सेकंड को भी बनाते हैं, 4x माइनस 6y, 9 को इधर लाएंगे, ये माइनस 9 हो जाएगा 0। देखो, और नाउ इट इज ए कंपेरेबल, कंपेयर कर लीजिए। तो A1 इक्वल टू लिख दें यहाँ पे नाउ कंपेयर, चाहे नाउ कंपेयर बाद में लिखे चाहे पहले लिखो, कोई बात नहीं है। नाउ कंपेयर, क्या कंपेयर? कंपेयर द रेशियो। A1 इक्वल टू बेटा क्या आया? फटाफट 2 आया। यहाँ पे B1 क्या आया? B1 y का कोफिशिएंट B1 है, और B1 यहाँ y कोफिशिएंट -3 है, तो -3 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, -3। C1 क्या आया बेटा? C1 किसका इक्वल है यहाँ पे? -8। अब इसको मैंने इससे कंपेयर करने लायक बना दिया, तो इसको भूल जाओ, ठीक है ना, भूल जाइए। A2 कितना आया बेटा? 4 आया। B2 ऐसे ही कितना आया? -6 आया। और C2 कितना आया? -9। ठीक है, कंपेयर कर दिया मैंने। अब रेशियो निकाली, A1 अपान A2। A1 कितना है? 2 अपान 4 है ना, प्लस, हाँ। B1 अपान B2 कितना है बेटा? -3 अपान -2। C1 अपान C2 -8 अपान -9। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? समझ में आ गई। कुछ इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आपकी मर्जी। 1 और 2, 2 1 जा 2, तो ये हो गया 1/2। तो दूसरे को यहाँ लिख लेते हैं सामने सामने, हमारा मुझे आसान रहेगा। माइनस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हट गया माइनस, इसका 3/2 आया, और इसका माइनस माइनस हट जाए 8/9 आया, और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। अब देखो बेटा, लुक एट द रिजल्ट। रिजल्ट क्या आया? ये आया। रिजल्ट क्या है? ये आया। रिजल्ट क्या आया? ये आया। ये क्या मैंने किया भाई? ये रिजल्ट क्या आया बेटा? ये आया। ठीक है, तो अगर रिजल्ट ये आया, ये क्या रिजल्ट आया? ये रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया। ठीक है, आइए जरा इसको देखो, फिर से ध्यान से देखो। मैं एक बार, चलिए बेटा, एक मिस्टेक हो गई जल्दी जल्दी में। ये यहाँ पे B2 -6 है, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ये क्या आ जाएगा? 1/2। 3 1 जा 3 और 3 2 जा, तो माइनस माइनस में हट जाएगा 1/2। चलिए, सॉरी,
ठीक है। लुक एट दिस रेशियो, रेशियो हमारी क्या हो गई, ये और ये इक्वल है, लेकिन ये इज नॉट इक्वल टू, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 अपान A2, देखिए बेटा, ये दिख रहा है नीचे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये देखो। अब जरा ध्यान दो बेटा, ये हमारी स्टार्टिंग की दोनों रेशियो इक्वल हो गई, A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2, बट नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो ये सीधे कहाँ पहुंच गए बेटा, देखो ये कंसेप्ट देखो, ये है ना। ऐसे में रेशियो एनालिसिस करने के बाद अगर ऐसे रेशियो का इंटरप्रिटेशन आ जाए, रिजल्ट आ जाए, तो क्या बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइंस है, ठीक है। क्या आया, इसका बोलेंगे पैरेलल लाइंस। किसमें, ग्राफ से बनाकर देखेंगे। इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ एक ऐसे जाएगा तो दूसरे वाले का भी ऐसे जाएगा, नेवर मीट, न तो पीछे से कहीं से मिलती हुई आएंगी और न ही आगे भविष्य में मिलेंगी, है ना। तो ऐसे जगह को बोलेंगे क्या, कि सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता। सॉल्यूशन तो तब होगा ना जब ऐसे हो। सॉल्यूशन बेटा तभी आता है जब आपका दो लाइन ऐसे कट करे या ग्राफ पे दो लाइन एक दूसरे पे मर्ज हो जाए, है ना, ओवरलैप कर जाए, तभी जाकर के सॉल्यूशन बनते हैं। तो ये पैरेलल हो गई। तो पैरेलल हमें नहीं लिखना है, आपसे पूछा है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, और मैंने कहा बेटा जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, पैरेलल लाइन है, यहाँ लिख दो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन बेटा हो गया तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। देखो मैंने बताया था अभी, क्या आया, इनकंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन होगा कंसिस्टेंट, जिसका सॉल्यूशन नहीं होगा इनकंसिस्टेंट। कोई इसमें शंका, कोई शंका। एक लाइन लिखेंगे कि द रेशियो इज रेशियो A1 upon A2 equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, therefore it is the case of no solution, hence it is the inconsistent। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। ठीक है, आइए अब आते हैं अगले पार्ट पे। लुक एट द पार्ट थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का पार्ट थर्ड। और बेटा क्या ये बेस सेम है, नहीं। देखो प्लस C1 है, यहाँ पे हमें बेस सेम करना पड़ेगा जैसा मैंने बताया। तो 3/2x प्लस 5/3y, 7 को इधर लाए, -7 इक्वल टू 0। अब मैं हाई स्पीड से चलूँगा, -10y, 14 को इधर करेंगे, -14 इक्वल टू 0। नाउ यू कैन कंपेयर, इससे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और दूसरे से दूसरे को बेटा। तो कैसे आएगा, अब देखो, अब A1 इक्वल टू मैं सीधे लिखूंगा 3/2 और B1 इक्वल टू हो जाएगा, B1 इक्वल टू हो जाएगा बेटा 5/3, C1 इक्वल टू हो जाएगा 7 या -7, -7 वंडरफुल। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 9 और B2 इक्वल टू 10 और -10। इसका ये B2 है और B2 यहाँ पे किसके बराबर है, 10 या -10, -10 वंडरफुल। C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या मैं 14 लूँ या -14, -4 वंडरफुल। नाउ कंपेयर द क्या कंपेयर रेशियोस। चलिए A1 अपान A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A1 कितना है 3/2 और पूरे का 9 है। ध्यान दीजिए 3/2 है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में A2 9। ऐसे को कैसे सॉल्व करते थे बेटा, जो लड़का नहीं जानता हो जरा देख लो, कितनी बार बताया मैंने। आपका आंसर आपका सॉल्यूशन ऐसे आया 9। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, आप इसको भी डिनोमिनेटर में कर सकते हो, डिवाइड बाई 1। देखो अब पूरा का पूरा आ गया ना, ऊपर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, नीचे भी। ऐसे में सॉल्यूशन ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे करते थे ना, मल्टीपल 3:1 और डिवाइडेड बाई 2 × 9। तो कितना जाएगा 3/18 और 3/18 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे 1 और अपन 6। ये बात समझ में आई। चलिए तो ऐसे इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं इसको, नहीं 3/, सीधे 18 लिखा मैंने और 1/6 क्या आया 1/6। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सर जी। अब ये बहुत इजी है, जल्दी जल्दी पढ़ाओ सर जी। चलिए 5/3 और टोटल का -10, टोटल का -10 ऐसा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर लेंगे। क्या है 5/3 है, पूरे का -10, इसको भी हमने बना लिया। ये ऊपर गया, ये नीचे आया, तो क्या है बेटा 5 × 1 डिवाइडेड बाई 3 × -10, तो यानी कि 5/-30, 1 जा 6 1। ठीक है, आ गया। चलिए तो मैंने कहा इसको कैसे लिखें सर जी, इसको मैं लिख दूंगा सर जी कि 5/-30 यानी कि 1/6 तो -6, या मैं लिख दूं -1/6। बात एक ही हो गई बेटा, है ना। इसके लिए घबराना आपको नहीं है। अब आइए C1/C2 को क्या करेंगे बेटा, अब इसको मिटा दूं मैं। C1 कितना -7
और C2 माइनस 14, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे है, और 7 1 जा 7 2 जा, ये कितना है बेटा, मैं नीचे लिख दूँ 1/2। एक मिनट इस चीज़ को फटाफट देख लो, किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, ठीक है, चले आओ। नहीं डाउट है, वंडरफुल। देखो बेटा ये क्या आया, ये क्या आया, इस पे जरा थिंक अबाउट दिस। क्या ये और ये दोनों बराबर है? नहीं है। और ये क्या बराबर है? कोई बराबर है? बोलो, ये बराबर है? ये क्या आपस में बराबर है? नहीं है बेटा। तो क्या करना है हमें, ये दिख रहा है, जरा देख के बताइए, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये दिख रहा है? दिख रहा है। तो अगर यहीं पे नॉट इक्वल टू हो गया तो हमें यहीं पे सॉल्यूशन मिल गया। हमें डोंट गो फॉर द C1/C2 कि इक्वल होगा कि नॉट इक्वल होगा, वो होगा ही नहीं। एक जगह नॉट इक्वल हो गया, दूसरी जगह नॉट इक्वल आएगा ही नहीं, ठीक है। इक्वल आ जाए, कोई दिक्कत, इक्वल अगर आ जाए C1 C2 तो उससे मतलब नहीं है। स्टार्टिंग में चेक किया हमने, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, दैट मीन कंसेप्ट ये लागू हो गया। और ये क्या हो गया बेटा, वन सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन आपका एग्जाम में क्या पूछा है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट। तो जिसके सॉल्यूशन है वन हो चाहे मेनी हो, वो कंसिस्टेंट कहलाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, ये आया क्या, वन सॉल्यूशन, या इंटरसेक्टिंग लाइन कर दो, कोई बात नहीं, जगह इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन को ही क्या बोलते हैं, वन सॉल्यूशन। ये इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दोगे तो कोई बात नहीं। और हमें जो आंसर बेटा पूछा है कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, ये आंसर हो गया। ये आपका असली आंसर है, कंसिस्टेंट। एक लाइन लिखना, लिख लीजिए कि बोथ द पेयर ऑफ द लाइन इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, देयरफॉर इट इज द केस ऑफ कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट, है ना। चलिए ये आपका फिनिश हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पार्ट पे। देखो बेटा, थर्ड का फोर्थ पार्ट क्या है, क्या ये इस शेप में है? नहीं। तो स्टैंडर्ड शेप में आप करेंगे। मैं जरा स्पीड पकड़ता हूँ, कैसे बेटा, आ जाओ। 5x - 3y - 11 = 0, सही लिखा मैंने, लिखा सही जी। ये -10x है ना, जरा क्वेश्चन मिला लो, ये -10x है, ये क्या लिखा है, ये कुछ गलत लग रहा है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है बेटा, सही लिखा था, मुझे कन्फ्यूजन हो गई थी। -10x + 6y, और इसको इधर लाएंगे, -22 इधर आएगा तो +22 = 0। ना बेस दोनों का इस सेम हो गया। अब कंपेयर कर लो, A1 मतलब इस इक्वेशन से, A2 मतलब 2 मतलब दिस इक्वेशन। अब कंपेयर करो तो मैं फाइंड किया, A1 = बेटा कितना आ जाएगा, 5, B1 = कितना आ जाएगा, -3, C1 = क्या आएगा, -11, ध्यान रखना। A2 = क्या आएगा बेटा, -10, दिस इज -10। B2 = क्या आएगा बेटा, +6, तो 6 ही मैं लिख दूँ। और C2 = क्या आएगा बेटा, +22, तो मैं प्लस नहीं लिखूंगा। नाउ कंपेयर द रेशियो, कंपेयर द रेशियो, नाउ लिख दूँ भाई, आप लोग नाराज हो जाओगे, ठीक है। नाउ कंपेयर द रेशियो, ये दिख रहा है साफ, विजिबिलिटी सही है, ओके। चलिए A1/A2 निकालेंगे तो A1 कितना बेटा, 5, A2 कितना, -10, तो ये क्या हो जाएगा, 5 1 जा, और ये 2, तो यानी कि -1/2। आइए B1/B2 करते हैं। B1 कितना है बेटा, -3, और ये कितना है, 6, ये कितना है, 6, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा, ये भी कितना आया, -1/2, ठीक है बेटा। अब आ जाओ C1/C2, C1 कितना, -11, और नीचे 22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, तो ये भी कितना है बेटा, -1/2। अब जरा थिंक अबाउट दिस सॉल्यूशन, ये क्या है बेटा, ये आया, ये क्या आया, ये, और ये क्या आया बेटा, ये आया। देखो सारे के सारे इक्वल है, इसका मतलब A1 ये दिख रहा है नीचे, A2 और B1/B2, साफ लिख दूं मैं, ऐसे लिख दूं, A1/A2 और ये B1/B2 और ये C1/C2, ये सारे इक्वल है ना आपस में, है कि नहीं, सारे इक्वल है। तो जब सारे इक्वल हैं तो किसकी केस बनी बेटा, किसकी केस बनी, E वाली के, A वाली केस बनी, है ना। तो जब ये केस बन गई, सारे रेशियो इक्वल है, ये केस बन गई, और ये कितने सारे के सारे आए, -1/2, तो ये किस चीज़ की केस है, ये किस चीज़ की केस है, कोइंसिडेंट लाइन। ये कौन सी लाइन है बेटा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट,
कंसेप्ट क्या निकला? कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये पूछा है कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट नहीं पूछा है। तो जिसके सारे रेशियो इक्वल हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन तो है ना, तो जिनके सॉल्यूशन होते हैं वो उसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। तो आपका आंसर क्या है बेटा? क्या आया? कंसिस्टेंट। आंसर क्या में लिखेंगे? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट। जस्टिफिकेशन क्या देंगे? एक लाइन लिख देंगे कि आफ्टर सॉल्यूशन, आफ्टर सॉल्विंग या आफ्टर एनालिसिस ऑफ और आफ्टर कंपैरिजन ऑफ ऑल द रेशियो यू फाइंड a1 upon a2 equal to b1 upon b2 equal to c1 upon c2, therefore it will be conceptually consistent, conceptually consistent। तो ये क्या रखा बेटा? कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो इनफाइनाइट लिखना नहीं है, मैंने लिख रखा है इनफाइनाइट, ये भी कहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। आपसे पूछा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, आंसर इज कंसिस्टेंट, ठीक है बेटा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट के सॉल्यूशन। किसके रहे? सारे पार्ट के सॉल्यूशन। एक पार्ट और रह गया, पार्ट फोर्थ है इसमें, पार्ट फोर्थ है, जल्दी देखिए, फिफ्थ है। अच्छा चलिए, तो चलिए आइए फिफ्थ देख लेते हैं। ओके, लुक एट द लास्ट सब पॉइंट क्वेश्चन 3 का, ठीक है। आइए, क्या बेटा ये इससे है? नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए बेस सेम करना पड़ेगा। बेस सेम मतलब कि जो हमारा बेसिक फार्मूला है, एक्सप्रेशन है, उस पर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4/3, तो मैंने कन्वर्ट किया 4/3 x + 2y - 8 = 0। सेकेंड को 2x + 3y y माइनस ये 12 हो गया हमारा, इधर आया तो = 0, ठीक है। अब देखो दोनों का पैटर्न बराबर हो गया ना, 0 0 में हो गया। अब इसको कंपेयर करेंगे। नाउ कंपेयर को कहीं पहले बाद में लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। कंपेयर क्या? कंपेयर द रेशियो, कंपेयर करेंगे बेटा रेशियो, प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए तो फाइंडिंग करो। a1 कितना आ जाएगा बेटा हमारा? a1 4/3, देखो 4/3। a2 कितना हो जाएगा? b1 ना, हाँ b1 कितना आ जाएगा? ये b1 है तो इसकी जगह पे यहाँ पे 2 है। c1 कितना हो जाएगा बेटा? ये प्लस है, यहाँ पे -8, तो ये -8 हो जाएगा। ऐसे ही a2 कितना हो जाएगा बेटा? 2, a2 2 के बराबर, और y का कोफिशिएंट b2 और b2 y कोफिशिएंट b2 इक्वल यहाँ पे है 3, तो b2 कितना हो जाएगा? 3, और c2 = कितना हो जाएगा बेटा? -12, ठीक है। ये बात आ गई। अब चलो रेशियो निकालते हैं। a1/a2, ये दिख रहा है कि नहीं इंक? चलिए 4/3 और पूरे का 2, ध्यान दीजिएगा। चलिए b1/b2 कितना हो जाएगा बेटा? 2/3, और c1/c2 कितना हो जाएगा बेटा? -8/-12। छोटा कर लें, 4 2 जा 8, 4 3 जा, तो ये कितना आया? और माइनस दोनों जगह से हट जाएगा, तो 2/3। आइए इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था कि इसको भी डिनोमिनेटर में बना लीजिए, और डिनोमिनेटर बना लेंगे तो ये 4 क्या हो जाएगा? 4 × ऊपर 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? 2 × 3, यानी कि 4 या यहीं पे कैंसिल कर दूँ, 2 2 जा 4, तो 2/3 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? 2/3। इसका कितना आया बेटा? 2/3, और इसका कितना आया बेटा? 2/3। लुक एट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पे देखिए, ये भी रेशियो, ये दोनों सेम आए। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। वो सारे के सारे इक्वल है ना, और सारे के सारे कितने का इक्वल है? 2/3। बेटा ये कौन सी केस होगी? देखो यहाँ पे आ गई कंसेप्ट में। तो ये जब यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या होता है? अगर ग्राफ से बात करें तो इसको कोइंसिडेंट कहते हैं, यानी ये लाइन चिपक जाएगी। अगर ग्राफ से, इसी सॉल्यूशन को ग्राफ से देखेंगे तो ऐसे चिपकेगी, और इसका इंटरप्रिटेशन एल्जेब्रिकली करेंगे, ALG मतलब एल्जेब्रिकली करेंगे, तो बोलेंगे कि जितने जगह चिपकी उतने जगह सॉल्यूशन इनफाइनाइट चिपकी है दूसरे पे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ये केस किसकी हो गई? ये केस अगर ध्यान से देखो तो किसका आया बेटा? ये आया कोइंसिडेंट, है ना, यानी कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा है कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट बताओ। तो ये बेटा जहाँ ऐसा होता है उसको बोलते हैं सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट। दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो नेचर बिहेवियर आएगा, सॉल्यूशन आएगा, वो कैसा आएगा? कंसिस्टेंट आएगा।
ठीक है बेटा, एक लाइन लिख लेंगे कि आफ्टर कंपेरिजन ऑफ दिस रेशियो ऑल रेशियो आर इक्वल, देयरफॉर इट विल द कंसिस्टेंट, इट विल बी कंसिस्टेंट। तो दिस इज योर सॉल्यूशन। बेटा ये पूरा क्वेश्चन 3 के सॉल्यूशन कवर हो गए। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द कंसेप्ट। ठीक है बेटा, कोई कंसेप्ट में डाउट हो, कोई क्वेश्चन में डाउट हो, आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, मेरे पे मैसेज करिएगा। ठीक है, नंबर मैं दे चुका हूँ आप लोगों को। तो बेटा ये रहा सॉल्यूशन। अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करिए, कराइए, शेयर करिए बेटा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू बच्चों।